तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम डे में। और आइए हम संविधान की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो जैसा कि मुझे याद है, हमें लगता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को हम पढ़ चुके थे। 29 से 30 पढ़ चुके थे और आज हमको पढ़ना है आर्टिकल 31। पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार देख लें। इसके बाद में हम लोग आते हैं आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 इसमें है संपत्ति का अधिकार था, यानी पहले हम देखेंगे तो इसमें संपत्ति के अधिकार की चर्चा की जाती थी। संपत्ति का अधिकार, किंतु वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 300A में रखा गया है। दोस्तों, ये हम पहले जो काउंट होता था, तो ये मूल अधिकार नंबर 6 में काउंट होता था। अब इसके हटने के कारण जो मूल अधिकार नंबर 6 है, वो आर्टिकल 32 को काउंट करते हैं। संपत्ति के अधिकार को अब हम कानूनी अधिकार के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल 31 में हमको इतनी ही बात याद रखनी है। याद रखने योग्य बात यह है कि हमसे पूछता है कि आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया। नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, इसे क्या नाम दिया गया, तो नंबर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद जो पूछ देता है कि किस आर्टिकल में रखा गया, तो नंबर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। इन 3 पॉइंटों को क्लियर कर लीजिए और इसके बाद आर्टिकल 31 से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इतना विश्वास हम पे कर सकते हैं। यदि पढ़े होंगे तो जानते हैं कि पॉलिटी से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा। इसके बाद में अब आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 32 में। जब हम आर्टिकल 32 को देखते हैं, तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचार, इसमें संवैधानिक उपचार की बात करता है। दोस्तों, हम आपसे एक बात पूछें कि आप उपचार शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है? उपचार शब्द का मतलब होता है इलाज या दवा करना। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है। रेमेडी मतलब दवा होता है। इसका मतलब है कि जैसे हमारे मूल अधिकारों का यदि हनन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट, तो इस उपचार को करने के लिए 2 बड़े बड़े डॉक्टर हैं अपने पास। एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हमसे ये बात पूछी गई है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट की जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल
233 नहीं सॉरी, ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। और रिटें कितने प्रकार की होती हैं? जब हम बात करते हैं रिट के प्रकार, तो रिटें 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। रिटें कितने प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे? रिटें हम लोगों को पढ़ना है 5 प्रकार की रिटें। ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 होता है परमादेश, परमादेश। नंबर 2 होता है अधिकार प्रच्छा। नंबर 3 होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 4 होता है प्रतिषेध। और नंबर 5 होता है उत्प्रेषण। नंबर 5 होता है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। न्यायालयों के द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं वो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। परमादेश क्या होता है? परमादेश शब्द का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। इसमें न्यायालय जब रिट जारी करता है तो कहता है मैं आज्ञा या आदेश देता हूँ, वी ओबे, मैं आज्ञा या आदेश देता हूँ। अधिकार प्रच्छा का अर्थ होता है तुम्हें क्या अधिकार है। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर काम करता है तब उससे अधिकार प्रच्छा रिट जारी की जाती है कि तुम्हें क्या अधिकार है। इसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो। ये पुलिस से बचाव के लिए रिट जारी की जाती है। जब कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे न्यायालय में उपस्थित नहीं करती है तब ये रिट जारी की जाती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित करो। प्रतिषेध का मतलब होता है दोस्तों मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। इसका मतलब होता है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक मुकदमे की सुनवाई करता है तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि आप इस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है और अधिक सूचित करो, और अधिक सूचित करो। इसका मतलब दोस्तों होता है किसी केस में जब न्यायालय के पास निर्णय सुनाने के लिए जो साक्ष्य होते हैं वो साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते हैं तब न्यायालय आदेश देता है कि और अधिक सूचनाएं या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। तो ये हमारी 5 प्रकार की रिटें दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती हैं। अगर आप आर्टिकल 32 में पढ़ना चाहते हैं तो एक पॉइंट और पढ़ लीजिए। इसे B.R. अम्बेडकर के अनुसार, B.R. अम्बेडकर
के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। ये दोस्तों आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और इस तरह से ये हमारा आर्टिकल 32 कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 6 मूल अधिकार खत्म हुए दोस्तों, और इसके बाद में हम कुछ बातें और पढ़ते हैं। उन कुछ बातों में ये जो 33, 34, 35 में बातें लिखी गई हैं, इन बातों को पढ़ लेते हैं। ये भी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो हम देखते हैं तो आर्टिकल 32 हो गया हमारा, हम लोग 33 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है अर्धसैनिक बलों के लागू होने के संबंध में प्रावधान किया गया दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जब चुनाव वगैरह होते हैं, वहाँ पे जब अर्धसैनिक बल लगे होते हैं, तो जो दंगे जैसे लड़ाई झगड़े वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे संभावनाएं होती हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ से लोकल पुलिस को हटा करके अर्धसैनिक बलों को लगा दिया जाता है। लोकल पुलिस सिर्फ बाहरी काम संभालती है और उतने स्थान या क्षेत्र का जो पावर आ जाता है वो अर्धसैनिक बलों के पास आ जाता है। तो यही बात यहाँ पे कही जाती है। फिर आर्टिकल 34 इसमें है, जब सेना की विधि प्रभावी हो, जब सेना की विधि प्रभावी हो, तब संसद की शक्ति, जब सेना की विधि प्रभावी हो तब संसद की शक्ति। इसका भी मतलब समझो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सेना की विधि, इसे हम कह सकते हैं आर्मी रूल। इसे हम दोस्तों आर्मी रूल कह सकते हैं, या इसी को हम मार्शल लॉ भी कहते हैं। इसी को हम मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है आर्मी का कानून। जब किसी क्षेत्र में सेना की विधि, यानी वहाँ पे सेना लगा दी जाती है, जो लोकल कानून होता है वो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे सेना का कानून लागू होता है। और इस मार्शल लॉ के तहत सैनिक को गोली चलाने का अधिकार, गोली चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय में किसी सिचुएशन में यदि सैनिक गोली चला देगा
और किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मृत्यु कारित कार्य हो जाता है, ऐसे समय में उस सैनिक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती है। सैनिक के विरुद्ध हमेशा सेना, ये जो मार्शल लॉ है ना, आर्मी कानून, इसके तहत कार्यवाही की जाती है। तो ये आर्टिकल 33 और 34 थे। आर्टिकल 35 पढ़ते हैं। आर्टिकल 35 में है मूल अधिकारों संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो ये हमारे मूल अधिकार थे जो कि समाप्त हुए। मूल अधिकारों पे जो हम चर्चा कर रहे थे वो समाप्त हुए। आप एक एक करके याद कर लीजिए। मैं एक स्पीड में पूरे मूल अधिकार आपको सुनाता हूँ, समझिए और रिवीजन कीजिए। हमने आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ा है, जो कि हमने 12-13 पे चर्चा नहीं की थी। जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में या सरकारी योजनाओं में सबको समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 में है, जब आर्टिकल 17 की बात करता है तो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, छुआछूत पर प्रतिबंध है। इसमें एक अधिनियम भी बनाया गया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है, जिसके तहत सजा 6 माह की है प्लस 500 रुपये जुर्माना है, या तो दोनों हो सकते हैं। इसके बाद में हमने आर्टिकल 18 पे चर्चा की, जो आर्टिकल 18 है उसमें उपाधियों का अंत। इसके बाद में आर्टिकल 19 में ये जो पहला मूल अधिकार है 18 से समाप्त होता है, और दूसरे मूल अधिकार में हम 19 से चर्चा करते हैं, 19 से 22 में। आर्टिकल 19 में हमने स्वतंत्रता का अधिकार बताया। हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई। 19 का पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। 19 के 1 में हमने बताया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता, ये बताया। इसके बाद में हमने बताया आपको सम्मेलन करने का अधिकार। इसके बाद में हमने आपको संगठन बनाने का अधिकार बताया। इसके बाद में हमने आने जाने का अधिकार बताया। इसके बाद में हमने आपको व्यापार करने का अधिकार बताया। हमने इसके बाद में कहीं भी निवास स्थान बनाने का अधिकार बताया। ये सारी चर्चाएं 19 में हमने चर्चा की। 20 में हमने बताया अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। 21 में बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के पॉइंट 1 में हमने बताया जीवन साथी चुनने का अधिकार। 21 के काम में हमने बताया शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2000 बताया आपको। इसके बाद में हमने चर्चा की 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या है मैंने ये परिभाषित किया, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराया गया प्रत्येक कार्य शोषण की श्रेणी में आता है। आर्टिकल 23 में हमने बताया मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है मनुष्य की खरीद फरोख्त, मानव तस्करी करना प्रतिबंध। बलात्श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक काम करवाना। इसके बाद में आर्टिकल 24 में बताया 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी जोखिम भरे कारखाने में काम करवाना न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें चर्चा की है मैंने। इसके बाद में हमने चर्चा की आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की।
आर्टिकल 25 में है धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता। आपका जो धर्म है अपने धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में तिलक लगाना, पीत वस्त्र धारण करना, पूजा करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में टोपी लगाना, दाढ़ी बढ़ाना कोई नहीं रोकता है। इसी प्रकार से सिख धर्म को हम देखते हैं, कड़ा, कंघा, तलवार, पगड़ी ये धारण करना ये धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में हमने चर्चा की तो हमने कहा धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये अपने अनुसार रूल्स बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं अपना, इसकी स्वतंत्रता दी गई। फिर इसके बाद में आर्टिकल 27 में हमने बताया धर्म के आधार पर राजस्व कर नहीं लिया जाएगा, वर्तमान में प्रतिबंधित है। आर्टिकल 28 में मैंने चर्चा की कि किसी भी गवर्नमेंट या सरकारी वित्त पोषित स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक बात की जानकारी और दे दें दोस्तों, जो किताबों में पाठ आपको मिलते हैं, लेसन जो आपको मिलते हैं, उन लेसन में आपको मिलता है मोहम्मद साहब का लेसन मिलेगा, श्री राम जी का लेसन मिलेगा, कृष्ण का, बुद्ध का, नानक का, महावीर स्वामी का, ये आदि वगैरह वगैरह जो रिलीजियस से रिलेटेड लेसन मिलते हैं, ये रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आए हैं। जो आप ये बात कह दो कि सर आप तो मना करते हैं कि किसी भी वित्त पोषित गवर्नमेंट द्वारा पैसे से संचालित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर ये क्या है, ये लेसन क्यों है? तो बेटा प्रत्येक रिलीजियस फाउंडर या रिलीजियस को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की एक नैतिकता है। यदि उसमें राम जी का लेसन शामिल किया गया होता है तो उनके नैतिक आचरण को ग्रहण करने के लिए मोहम्मद साहब की नैतिकता दिखाई गई होगी, नानक जी का नैतिकता दिखाई देगी, वो नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को आप क्लियर कीजिए। तो ये हमारे 28 तक थी धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद में 29 से 30 में मैंने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का एवं संस्कृति का, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी बात की। और आर्टिकल 29 में हमने पढ़ाया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में हमने आपको बताया अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं एवं स्वयं संचालन कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में मैंने अभी चर्चा की कि आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे बदल करके कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आपको मिलेगा, अधिकार आपका है, आपको मिलेगा, लेकिन संपत्ति के अधिकार के तहत नहीं मिलेगा, कानूनी अधिकार के तहत मिलेगा। जब तक कानून चाहेगा तब तक आप अपने पास रख सकते हो, उसके बाद में कानून आपको एक मुआवजा दे देगी सरकार, और वो संपत्ति आपकी जब्त कर लेगी जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तब। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हमने आपको बताया संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है? उपचार का मतलब होता है दवा। जब मूल अधिकारों में कोई राजनीतिक आक्षेप होगा, कोई ऐसा कानून बना के थोप दिया जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करे, तब न्यायालय रूपी डॉक्टर उस कानून को हटाएंगे, उस कानून को दूर करेंगे जो कानून जितनी हद तक मूल अधिकारों का हनन करता होगा। और ये 3 प्रकार से, ये 2 प्रकार से दिए गए हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट काम करेगा।
5 प्रकार की रिटें निकाल कर करेंगे। पहली रिट है परमादेश, दूसरी रिट है अधिकार परीक्षा, तीसरी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथी रिट है प्रतिषेध, 5वीं रिट है उत्प्रेषण। ये रिटों के तहत ये काम करेंगे। इसके बाद में 33, 34, 35 मैंने ये अभी आपको पढ़ाया और आज से हमारे मूल अधिकार समाप्त होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा करेंगे। कल से हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं। आप आर्टिकल 50 तक मन से पढ़ लीजिएगा। बहुत संभावना है कि आर्टिकल 50 से बाहर आर्टिकल नहीं पूछता है। थैंक यू, धन्यवाद।